इनको अपनी इंपॉर्टेंस का इनको एहसास है। और खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो फिर इनकी सबकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी, फिर तो इनको कोई नहीं पूछेगा, फिर तो खान साहब और उनके 30-40 जो तर्जमान थे जिनके मीटिंग्स लेते थे वो ही होंगे। इस बात में आपको सच्चाई लगती है कि ये लोग वाकई ये जो न्यू पीटीआई जो है ये खान साहब को जेल में रखने के उसमें हक में है? ये उनके इल्ज़ामात हैं, मैं नहीं कह रहा, जो पुरानी पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं। जी, क्योंकि उनके इल्जामात हैं और इस पर हतमी तौर पे तो कोई राय कायम करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, चाहे वो नई पीटीआई या पुरानी पीटीआई, कि इमरान खान के बगैर इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर ये शॉर्ट टर्म किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि ठीक है मैं कुछ ओहदा ले लूँ या मैं ज़्यादा टेलीविजन पे आ जाऊँ या मैं पार्टी लीडर बन जाऊँ, लेकिन इवेंचुअली जब इमरान खान ने आना है तो फिर उनका स्टेटस क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता, शायद कुछ लोगों, देखिए इस वक्त तो अगर आप पीटीआई के लोगों से बात करें, मैंने काफ़ी लोगों से शेर अफजल मरवत साहब के वाले से बात की, उनको मुकम्मल शक था कि वो हमारे साथ डबल गेम कर रहे हैं। इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब अगर या अली जैदी साहब या इमरान इस्माइल साहब बात करते हैं तो रऊफ हसन कहते हैं कि ये प्लांटेड है। फिर ये जो ग्रुप है फवाद चौधरी साहब का, ये इनको कहता है कि इनका तो कोई कद ही नहीं है, इनको प्लांट किया गया है। तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए हस्ती तौर पे कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये भी सामने आ रही है कि शायद जिस तरीके से मरवत साहब को साइडलाइन किया गया, फिर उमर अयूब साहब का भी इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया था, अब दोबारा उस पर कोई रिवर्स होता है कि नहीं होता वो तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर भी रहेंगे मुस्तकिल खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इस पर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये भी अनकरीब आप देखेंगे तब्दीली यहाँ पे नजर आए आपको। अच्छा, आपने कल क्योंकि फवाद चौधरी साहब का 1 घंटा इंटरव्यू किया और बड़े, जैसे मैंने कहा, ज़बरदस्त सवालात किए। पहली दफ़ा मैंने फवाद चौधरी साहब को बहुत सारे सवालात पे स्पीचलेस और डिफेंस पे जाते देखा। आप उनकी गुफ्तगू से, उनके एनालिसिस से, उनके जवाबात से आप कोई उस कन्विंस हुए, कोई मुतमिन हुए? मैं इस बात से कन्विंस हुआ हूं कि वो पार्टी में आना चाहते हैं और उनकी जो हिकमत अमली है कि इस लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना के वो पार्टी में अपनी जगह बना लेंगे, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। कल के इंटरव्यू के भी बाद मैंने देखा है, जितने, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है पीटीआई पे, पीटीआई की लीडरशिप पे। वो जो भी सियासत होती है, जो अभी हम बात कर रहे थे कन्फ्रंटेशन की, वो बहुत हद तक उनको जो फ्यूल मिलता है वो सोशल मीडिया से मिलता है। और अगर आप देखें जाकर तो सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो पसंद नहीं कर रहे हैं इस हिकमत अमली को जो कि इस वक्त अडॉप्ट की हुई है फवाद चौधरी साहब ने। वो समझते, तो उससे मुझे लगता है कि ये शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो उनके लिए। आपका क्या ख्याल है, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, शेख रशीद साहब, अली जैदी साहब, ये अपनी बस मिस कर चुके हैं, या इमरान खान साहब कभी अगर जेल से वापस आए तो पुराने कामरेड्स को दोबारा गले लगा लेंगे, कोई नहीं यार मुश्किल में हो जाता, इट हैपेंस, और भी हो जाते, कोई नहीं, वो कहते हैं लेट्स बी रीयूनाइटेड। आपको क्या लगता है कि ये इनकी बस में अभी बैठने का कुछ चांसेस हैं या बस का गेट बंद हो चुका सर इनके लिए? मुझे लगता है कि खान साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं और हो सकता है कि अगर कहीं पे ये इस बात में सदाकत है कि उन्होंने कुछ लोगों को कहा है कि तुम टॉर्चर बर्दाश्त करने से बेहतर है पार्टी छोड़ दो, तो शायद इनकी वापसी का इम्कान हो। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, अगर खान साहब बाहर आते हैं, खुद लीड भी कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे अब कोई उनकी ज़रूरत नहीं है, जो इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, जो अपने हल्के में स्ट्रांग हो, तो फिर तो मेरे ख्याल से वो नहीं देखेंगे। बट जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सीनियर एक कॉम्बिनेशन होता है सीनियर और नए सियासतदानों का। कल को अगर पीटीआई कहती है कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, चाहे वो अभी हो या 2019 में हो, तो आपको फिर वो काबिल लोग तो चाहिए ना कि जो आपकी कैबिनेट में बैठे। अच्छा, आई डोंट नो, कुछ कह नहीं सकते खान साहब की जो सियासत है, क्या पता इस पे यूटर ले लें, क्या पता कायम है अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि परवेज इलाही साहब को बड़ा करीब समझा जाता था एस्टेब्लिशमेंट को, सारी उम्र उन्होंने फौज के साथ, एजेंसियों के साथ मिलकर हुकूमत की है। क्या वजह है कि वो भी जेल में रहे हैं, उन पर भी डाउट्स होते थे कि शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इसलिए जेल में रखा हुआ है, कल को इस्तेमाल करेंगे, तो उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं है, वो भी जेल से बाहर निकले, कोई उनका नहीं कहता जी इनका कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है या इनको एस्टेब्लिशमेंट ने खुद अनलीज किया है कि जाएँ, वो खामोश होकर चुप करके कुछ दिनों के लिए घर भी बैठ गए। तो चौधरी साहब पे क्यों ये शकूक ज़्यादा हैं, क्यों इन पे क्वेश्चंस हैं? मतलब मिलती जुलती सिचुएशन है, चौधरी साहब ने भी जेल भुगती है, फवाद चौधरी साहब ने, उनके बच्चों ने फैमिली में सफ़र किया है, उधर से हमने देखा है कि उन परवेज इलाही साहब की फैमिली ने भी सफ़र किया है, उन पे पीटीआई को शक नहीं है, इन पे शक है, वैसे हो सर? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि देखिए कुछ अहम मौके हैं जिसपे परवेज इलाही साहब ने और चौधरी और मोनिस इलाही साहब ने अपनी वफादारी इमरान खान से साबित की है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चौधरी फैमिली का जो सारा बैकग्राउंड है, उनकी सियासत का एस्टैब्लिशमेंट से जितना क्लोज रहे, हर किसी को ये एक शक होता था कि शायद ये डबल गेम कर रहे होंगे या ये अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेंगे। लेकिन जब देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, सारे इत्तेहादी छोड़ के चले गए,
परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया, और ठीक है उनको उस वक्त चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था पंजाब का, उन्होंने उस पर बार्गेन किया, लेकिन उस वक्त वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। फिर जब 9 मई हुआ तो उस वक्त भी परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन था, क्योंकि परवेज इलाही साहब बाय द वे क्लासेस साहब उनको भी कई मरतबा जमानतें मिली, फिर घर से उठा लिया, फिर जमानत मिलती, फिर कहीं से उठा लेते, तो उन्होंने आसान वक्त नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से जितने मौकों पे उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई है, तो शायद इमरान खान की नज़र में, पीटीआई की नज़र में वो अब उनकी लॉयल्टी पे उनको एतमाद है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि वो आखिर वक्त तक तो पंजाब वो पार्टी के प्रेसिडेंट थे, अब ठीक है इलेक्शंस दोबारा हुए हैं, लेकिन क्या उनको दोबारा उनके कद के हिसाब से पार्टी में वो अहमियत मिलती है या नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती, क्लासेस अगर नहीं मिलती, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो सारे बैठ के बात करते हैं विद इन पीटीआई एंड आउटसाइड जो फॉर्मर पीटीआई के एक टोला है जो कि एक्सेस नहीं देता खान साहब के लिए, या खुद वो आके डोमिनेट करना चाह रहा है, फिर उनकी बात में सदाकत होगी। क्योंकि इतनी कुर्बानियों के बाद और इतने बड़े ओहदे के बाद अगर परवेज इलाही साहब को भी नहीं करते सियासी कमेटी में या कोर कमेटी में, तो फिर मेरे ख्याल से उन बातों में कोई ना कोई रेलेवेंस। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, ये शायद खान अब्बासी साहब की, मिफ्ता साहब की, आपको लगता है ये जो डुओ है, जोड़ी है, ये कुछ नवाज शरीफ साहब कोई ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकेगी, कोई अपनी कंस्टिट्यूंसी बना सकेंगे, कोई लोग उनको सीरियस लेंगे, या वो समझेंगे नहीं यार ये नाराज़ हैं दोनों, ये दोस्त जो है ना, जोड़ी जो है ये नाराज़ हैं उनसे नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से? आपको क्या लगता है सर उनकी गुफ्तगू सुन के आज? क्लासेस साहब देखिए, दोनों क्रेडिबल शख्सियात हैं, तो टीवी की हद तक, डिजिटल मीडिया की हद तक जब वो बात करेंगे लोग उनको इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन बतौर एक प्रेशर ग्रुप या बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे ख्याल से उसमें तो इट्स टू अर्ली टू से, उसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन उन्होंने 2-3 आज इंपॉर्टेंट बातें की, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, एक तो स्मगलिंग वाली बात, और इसके अलावा के 500 अरब रुपए आपने पार्लियामेंटेरियंस को दे दिए। क्लासेस साहब ये तो चले बहुत बड़ी बात हो गई, 500 अरब के आप उनको डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए पैसे दे रहे हैं। मुझे जो हैरानी हुई है इस बजट को देख के, क्योंकि बार बार ये कहा गया था कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, हमें एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, हमें इस्लाहात करनी है, वरना ये जिस स्ट्रक्चर पे हमारा बजट बनता है या इकोनॉमी चल रही है उस पर नहीं चलाया जा सकता। और उसके लिए बड़े दावे किए गए कि जो टैक्स दे रहा है उस पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा, जो टैक्स रेट में नहीं है उसको लाया जाएगा। इस पर मेरे ख्याल से कोई खास कामयाबी हुकूमत को नहीं हासिल हुई है, और जो रिवायती एक बजट है वही हमने देखा है। और मैं हैरान इस बात से हूँ क्लासेस साहब के, मतलब सोच आप देखें कि कैसी, एक तरफ चले हुकूमत ने अखराजात बढ़ा दिए, आपने सरकारी मुलाजमीन के 25% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया, जो कि आप हासिल करेंगे किससे? सैलरी क्लास से, उन पर मजीद टैक्स लगा के, उन पर मजीद सरचार्ज लगा के, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके फंड कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की जो इजाफी तनख्वाह है उसको। लेकिन ये भी छोड़ दें, मतलब इस हद तक अब चले जाते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी जो टिकट्स हैं उसको कहा कि नहीं 25 से 30 कर दें। और पहले एक कानून था, अगर कोई टिकट आपने नहीं इस्तेमाल किया टिकट साल में तो वो लैप्स हो जाती थी, लेकिन अब कहा है कि नहीं आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना जो किराया लेते हैं उसको आप 10 रुपए से या 15 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए कर सकते हैं। मतलब इससे कोई पैसा आप ज्यादा नहीं बचा लेंगे, लेकिन सिंबॉलिकली आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? जब आप कहते हैं कि नहीं ये आम आदमी का बजट है, उसको कैसे आप कहेंगे आम आदमी का बजट है? यहाँ तो जो अशराफिया है उसको आप बेनिफिट दे रहे हैं, और जो आम आदमी उस पर आप बोझ डाल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे कोई अरबों रुपए आप नहीं बचाएंगे, लेकिन आपका एक माइंडसेट नजर आता है कि यार इन हालात में जब आप कह रहे हैं कि कर्ज दे के हम फौज के अखराजात उठाते हैं, कर्ज से हम पूरा मुल्क चला रहे हैं, तब आपको इस बात की फिक्र है कि हम अपने 5 टिकट जो है डोमेस्टिक टिकट वो बढ़ा लेते हैं, या हम अपने जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो बढ़ा लेते हैं। तो मुझे इस माइंडसेट से बड़ी जो है वो कोफ्त होती है और परेशानी होती है, क्योंकि जब डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है तो उस वक्त आप अपनी मराद नहीं देख रहे होते, बल्कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे कि आप अपने फंड पे कर सकते थे, जैसे कि आप डिपार्टमेंट्स कम करके, जिसका बार बार दावा किया गया था और अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आगे जाके होगा, आई होप हो कि आप डिपार्टमेंट्स कम करें। 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक में भी वही डिपार्टमेंट्स है, सूबों में भी है, तो फिर उसका क्या फायदा होगा? हम सोच रहे थे कि शायद कोई बातचीत करके सूबों के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी कि आप ज्यादा टैक्स इकट्ठा करें। हमारे यहाँ सूबे 1% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल टैक्सेशन में, इंडिया में तकरीबन 10 से 12% वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़े जो ऐसे पैराडाइम शिफ्ट हैं जो हमें लेने की जरूरत है। आई होप कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की कि आगे जाके हम ये सब चीजों पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी 1 साल बाद क्या शक्ल सामने आती है।
बहुत शुक्रिया सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने रेज किए हैं और रेज कर रहे हैं वो तमाम लोग जो इस बजट को क्रिटिकली और कंस्ट्रक्टिवली देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, आपने अपने वक्त या एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ मौलाना फजल रहमान की, जिनकी कुछ सिचुएशन डिफरेंट नज़र आ रही है। उन्होंने जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी पोजीशन ली और जिस तरह से उन्होंने बात की इस हवाले से कि जो ये करारदाद मंजूर हुई है इसमें उनका मौक़िफ़ क्या है, इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अहम बात की शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा या ये बजट चलेगा या मुल्क की मईशत चलेगी, और भी बहुत सारी तनकीद की उन्होंने। क्या प्रेशर पड़ेगा इससे? मैं कोई मतलब है कोई ज़ाती तौर पर कोई मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैंने करीब से इनकी हुकूमतें भी देखी हैं, गवर्नेंस भी देखी है, फैसले भी देखे हैं और बहुत सारी खबरें भी की हैं, रिपोर्ट भी की हैं, इसी शो में की हैं, अभी भी करूँगा, 2-4 मैं बातें बताऊँगा। तो लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, बातें उन्होंने सारी ठीक की हैं जहाँ से। और अंदर का बंदा साहब एक प्राइम मिनिस्टर रहा हो, एक बंदा 2 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहा हो, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि हमारे घर में क्या मसले हैं, हमारी पार्टी में क्या प्रॉब्लम है, या कौन कौन इश्यूज़ हैं, कैसे हैं। सो उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की हैं। टैक्स का जिस तरह का रजीम बनाया गया है, जिस तरह की चीज़ें की गई हैं, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो जो उसकी खबर एक आ रही थी कि लोग जो है मेरे ख्याल 12,500 रुपये एक नया टैक्स लगाया गया टिकट पे, इकॉनमी आपकी ये प्लस पे, बैरून मुल्क की मेरा ख्याल अलहदा है, ये आपकी मकामी है। अब ज़रा इनकी समझदारी देखें हमारे इनकी हुकूमतों की, MNAs की, कि इनको मुफ्त टिकटें मिलेंगी। 100 सेनेटर्स हैं और 340-42 MNAs हैं। हम चलो सूबों तक नहीं जाते, मुझे उनका नहीं पता कि उनका क्या सिस्टम है, कि पेट्रोल है या उनको भी टिकटें मिलती हैं, आई डोंट नो येट। इनका तो मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे 500-600 जो लोग हैं आपके MNAs हैं, इनको सारी टिकटें जो मिलेंगी वो मुफ्त मिलेंगी।